स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे वाले चैप्टर को देखते हुए। अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आरबीएससी की बुक में। कंपनी अकाउंट जो है वो 5th चैप्टर है। तो 5th चैप्टर तो हमारा अब होने वाला है, थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन आगे इसके बाद हम 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बैलेंस शीट वाला। आप लोगों ने भी कई बार कमेंट किए कि सर हर क्वेश्चन में हम एंट्रियाँ तो करते हैं, लेकिन बाद में बोला जाता है, क्वेश्चन आगे बोलता है सो इन बैलेंस शीट जो भी ये ट्रांजैक्शन हुए हैं इनका बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताइए। और एग्जाम में बिल्कुल आता है कि एंट्रीज भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि बैलेंस शीट पे इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे भी अगला जो हमारा टॉपिक है कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 17 है शायद, तो वहाँ पर आपको बैलेंस शीट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अब हम बैलेंस शीट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और जो हमारे पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, 16 या 15-16 क्वेश्चन किए हैं, उन सब में जहाँ जहाँ बैलेंस शीट बनाने का बोला गया था वो अब हम बना सकते हैं इस लेक्चर के बाद में। एक चीज़ आपको और बता दूं, बैलेंस शीट आपने पहली बार नहीं सुना है। 11th क्लास के अंदर चैप्टर था बैलेंस शीट का, आपको याद होगा। जी हाँ सर, हमें याद है। तो उसके अंदर क्या होता था, अब जो भी मैं बोलने वाला हूँ ना वो बेटा ध्यान से सुनना, मैं सच बता रहा हूँ, वरना आपका ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट थोड़ी अलग है उससे आपके 11th वाली से। तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे ये वाली कब बनानी है, वो वाली कब बनानी है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर अभी जो भी बोल रहा हूँ वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है उसको, है ना। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना वहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे, आपको सब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था 11th क्लास के अंदर जो आप बैलेंस शीट बनाते थे वो बैलेंस शीट होती थी, एक साइड में लायबिलिटी और एक साइड में एसेट्स होती थी, है ना। इस साइड में यहाँ ऐसे बनती थी वो, फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट, यहाँ लायबिलिटी और यहाँ पर एसेट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनती थी। हाँ, वो बैलेंस शीट भी करेक्ट थी, लेकिन अभी जो बैलेंस शीट बनेगी उससे अलग बनेगी। तो ये जो बैलेंस शीट बनाते थे वो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म वगैरह के लिए बनाते थे। अभी जो अपन बैलेंस शीट आपको मैं बनाना बताऊंगा, ये वाली बैलेंस शीट पहली बार तो ऐसे नहीं बनेगी, और दूसरी बात तो ये किसके लिए बनाई जाती है, तो ये बैलेंस शीट केवल और केवल कंपनीज के लिए बनाई जाएगी, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपके सामने बनी हुई है। ये देखिए, ये केवल कंपनीज के लिए बनती है। और ये वाली जो आप 11th में पढ़े थे वो पार्टनरशिप, फर्म, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई, कंपनी के अलावा अदर जितने भी बिजनेस है उनके लिए वो 11th क्लास वाली बैलेंस शीट बनती है, जिसमें एक साइड में लायबिलिटी, एक साइड में एसेट आती है। कंपनीज के लिए, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, 1% कंपनी हो, उन कंपनीज के लिए बैलेंस शीट ऐसे बनाई जाती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा कंपनी के ऊपर जो एक्ट लगता है, कानून लगता है, अधिनियम लगता है, वो कौन सा लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर कंपनी किस तरीके से बैलेंस शीट बनाएगी उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। वो फॉर्मेट मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपके सामने है, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। कंपनीज एक्ट 2013 या कि कंपनी अधिनियम 2013, उसके अंदर कोई भी कंपनी अपनी कैसे बैलेंस शीट बनाएगी। कोई भी कंपनी, सिर्फ कंपनी की बात चल रही है यहाँ पर, वो प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, ओपीसी हो सकती है। तो कोई भी कंपनी को अपनी बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी है उसका फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर दिया हुआ है। अब कंपनी अधिनियम 2013 है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें 7 शेड्यूल है। कितने हैं? 7 शेड्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है। वो अलग अलग उसके रूल्स के हिसाब से हैं, अलग अलग जगह अप्लाई होते हैं। तो टोटल 7 शेड्यूल है। जैसे 7 वीक्स होते हैं ना, 7 डेज होते हैं, वैसे 7 शेड्यूल हैं। अब उसमें शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल को हिंदी में अनुसूची बोलते हैं, तो शेड्यूल नंबर 3 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। बैलेंस शीट का भी दिया हुआ है और पीएनएल अकाउंट का भी दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों का दिया हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ अपन बैलेंस शीट पढ़ेंगे।
तो P&L अकाउंट कब पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। अभी हमको सिर्फ बैलेंस शीट चाहिए। तो बैलेंस शीट का शेड्यूल, बैलेंस शीट का जो ये फॉर्मेट है कंपनीज के लिए, वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। ये आपको याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल नंबर 3 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है शेड्यूल 3 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, अब आपको बहुत अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, क्योंकि आपने बैलेंस शीट ऐसी कभी बनाई नहीं है। लेकिन बेटा जब आप ज़रा सुनिए, जब मैंने पहली बार कंपनी अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब पहली बार अपने एंट्रियां करी थी, जब पहली बार अपने प्रोरेटा टेबल करी थी, तो क्या उसी दिन आपको अच्छे से समझ में आ गया था? नहीं। फिर आपने धीरे धीरे उसके ऊपर प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे मैंने क्वेश्चंस कराए, फिर और समझाया आपको बार बार, तब जाके अब आपको वो इजी लगने लग गया। वैसे के वैसे इससे भी डरना नहीं है। ये बैलेंस शीट जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अपन धीरे धीरे इसको बनाएंगे और रोज पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल अपन को नॉर्मल लगने लग जाएगा। आप खुद देखिए, जब आप किसी नई स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं अगर, तो क्या एक ही दिन के अंदर सारे बच्चों को जो नए बच्चे हैं वहाँ पर आपकी क्लास के, जहाँ आप न्यू स्टूडेंट जा रहे हैं, न्यू स्टूडेंट की तरफ से आपके लिए स्कूल नया, बच्चे नए, तो क्या एक ही दिन के अंदर सारे टीचर्स, सारे बच्चों के नाम आपको याद हो जाते हैं, सबके बारे में आप जान लेते हो क्या? नहीं, उसमें क्या लगता है, समय लगता है। लेकिन वही 1 महीना हो जाए उसके बाद आप सबको अच्छे से जानने लग जाते हो। तो वही चीज़ है कि दिमाग जब नई चीज़ें जो होती है उनको माइंड एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लेता है। अब जिसके पास जो सब्र रखता है उस और कंटिन्यू उन चीज़ों को लर्न करता रहता है, उसको तो सब याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। और जो सब्र नहीं रख पाता है, बस अजीब है, छोड़ दो, बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा, तो वो छोड़ देता है, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कंटिन्यूटी रखें, रोज़ पढ़ें, रोज़ समझें। अब रिकॉर्डेड लेक्चर है, कितनी अच्छी बात है। जैसे क्लास में तो टीचर पढ़ा के चला जाता है, अब आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उस टीचर को आप क्या करेंगे, वो तो चला गया। लेकिन यहाँ रिकॉर्डेड क्लास है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको लगा कि एक बार और देखना चाहिए, तो इस वीडियो को आप 50 बार देख सकते हो। तो कहने का मतलब है अब थोड़ा सा ये ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज होता है। तो मैं इसको बताता हूँ आपको, बस आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम। जैसे रिलायंस लिमिटेड तो यहाँ रिलायंस लिख देंगे, एयरटेल तो एयरटेल, है ना, जो भी कंपनी है उसका नाम XYZ लिमिटेड लिख देंगे, या प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड लिख देंगे। फिर नीचे आएगा यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन मतलब आपको पता ही है, बैलेंस शीट के ऊपर हमेशा एज ऑन लिखा जाता है। एज ऑन 31 मार्च 2018, 19, 20, 21 जो भी होगा वो, ठीक है। फिर यहाँ आता है पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। ये 3 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। आपकी बुक के अंदर जो है अमाउंट जो है उसके 2 कॉलम दे रखे हैं, एक लास्ट ईयर के अमाउंट और एक करंट ईयर के अमाउंट। लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, एक ही कॉलम रखते हैं करंट ईयर के अमाउंट, ठीक है, ओके, चालू वर्ष का अमाउंट। अब यहाँ पर इस बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली बार इसमें 2 साइड नहीं है, जैसे आपको यहाँ दिख रही होगी, लेकिन इसकी वजह कुछ और है। जैसे एसेट और लायबिलिटी 2 ऐसे साइड होती थी ना, वैसे नहीं है। ये बैलेंस शीट ऐसे हॉरिजेंटल बनेगी। तो सर आपने यहाँ क्यों लिखा है? तो यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे जगह नहीं है ना, यहाँ तक ही बोर्ड है, बोर्ड खत्म हो गया तो ये समझ लो आपका नोटबुक का दूसरा पेज है। ये नोटबुक के 2 पेज है आप, ठीक है ना। तो ये नोटबुक का दूसरा पेज है, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, समझ गए आप, यानी कि 2 पार्ट तो नहीं है, ओके। अब देखिए आप, ये नोटबुक का 2 पेज है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है आपका, ओके। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये पहला पार्ट है आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, और एक है एसेट्स। एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में टोटल होगी, फिर एसेट्स की पूरी टोटल होगी, और ये टोटल हमेशा क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अब जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है, अब मैं एक साथ आपको बताऊंगा ना तो आपको अजीब लगेगा, इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक दे रहा हूँ याद करने की। क्या ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है इसके अंदर 4 हिस्से हैं, इसमें 4 पॉइंट है, आप ये समझ सकते हैं। ये रहा आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट,
ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब हो गया लायबिलिटी साइड, एसेट्स का मतलब एसेट्स, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है उसमें 4 पॉइंट से मेन क्या है, पहला है शेयर होल्डर फंड, ठीक, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपको याद करना है, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा है करंट लायबिलिटी। तो 4 पार्ट है इसके, वो आपको याद होने चाहिए कि लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलते हैं और केवल लायबिलिटी नहीं बोलते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 पार्ट हैं, 4 पॉइंट्स है उसके अंदर, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये 4 पार्ट। तो अब आपसे कोई पूछे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर जो मेन पॉइंट है वो कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जो है, यानी कि लायबिलिटी साइड जो है उसके अंदर 4 मेन पॉइंट है, वो आपने आपको याद हो गए। अब आते हैं एसेट्स की तरफ। अच्छा, एसेट्स जैसे ये क्या हुआ है एक्चुअल में, जैसे अपने पहले पुरानी बैलेंस शीट जो आपने 11th में पढ़ी वो ऐसे होती थी, इधर लायबिलिटी होती थी और इधर एसेट्स होती थी। अभी ऐसा नहीं होता, अभी क्या है, ये एसेट्स वाला हिस्सा है ना, इसको नीचे कर लिया है यहाँ टोटल, उसके बाद नीचे कंटिन्यू में इधर एसेट्स स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये हिस्सा यहाँ से हट गया है और ये कहाँ आ गया है, ये लायबिलिटी के जस्ट नीचे ही आ गया और फिर इसकी भी टोटल हो जाएगी, यानी कि ऐसी बैलेंस शीट बनेगी। अब ये आपकी लायबिलिटी की टोटल यहाँ पर लायबिलिटी की टोटल और फिर यहाँ एसेट्स स्टार्ट हो जाएगी और फिर आगे जाके एसेट्स की टोटल, ये टोटल दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, बस यही ऐसी बैलेंस शीट बनेगी अब, ठीक है। तो सर अब देखना आप बेटा, अब यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 मेन पॉइंट हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं। फिर आती है आपकी यहाँ टोटल हो जाएगी फिर, ठीक है, फिर आएगी एसेट्स। एसेट्स के अंदर 2 पॉइंट है, एक तो ये रहा नॉन करंट एसेट्स, ये पहला पॉइंट, और अब नीचे जगह नहीं थी इसीलिए मैं अगले पेज पे गया, अगर नीचे जगह होती तो मैं एसेट्स भी पूरी ऐसे कंटिन्यू में ही बनाता, ठीक है, कंटिन्यू में ही लिखता, तो जगह नहीं थी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये एसेट्स जो है इसके अंदर पहला पॉइंट है नॉन करंट एसेट्स, और फिर ये देखिए दूसरे पेज पे लिखा, ये रहा दूसरा पॉइंट करंट एसेट्स। केवल 2 मेन पॉइंट, देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 मेन पॉइंट है, एसेट्स के अंदर 2 मेन पॉइंट है, इतना याद हो गया, टोटल 6 पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी देखते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, वापस बोल रहा हूं, मेरे को याद हो सकते हैं तो आपको भी हो सकते हैं। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट एसेट्स, चौथा करंट एसेट्स, ये होगी आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर आती है आपकी एसेट साइड। एसेट साइड में 2 पॉइंट है, पहला नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। याद हो गया, देखो थोड़ा इजी लगा ना, कुछ तो याद हुआ, पता तो चला कैसा फॉर्मेट है इसका। ओके, अब देखिए बेटा, अब यहां पर क्या है कि जो शेयर होल्डर फंड है पहला पॉइंट, उसके अंदर 3 पॉइंट है, ठीक है, दूसरे पॉइंट के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तीसरे पॉइंट के अंदर 4 है, देखो ABCD, चौथे के अंदर भी 4 है ABCD। तो पहले के अंदर कितने हैं, 3, दूसरे के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तीसरे के अंदर 4, चौथे के अंदर भी 4। तो ये देखिए, पहले के अंदर 3, दूसरे में कुछ भी नहीं है, तीसरे में 4, चौथे में 4, ठीक है। अब ये क्या है, देखो इसके अंदर क्या क्या है, पहले पॉइंट के अंदर शेयर कैपिटल, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल होता था ना वो, रिजर्व एंड सरप्लस आपने पढ़ा ही होगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, वो सब, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये एक। अच्छा सर ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में आप कब बताओगे बेटा, अगले चैप्टर के अंदर और क्वेश्चन कराते टाइम आपको ये सब चीज़ें बताई जाएगी। एक साथ बताऊंगा, एक भी चीज़ का मतलब पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जहाँ मुझे लगेगा वहाँ बता दूंगा। जहाँ लग रहा है अभी आप याद कर लो तो वहाँ आप याद कर लेना, आने वाले टाइम में अगला चैप्टर पूरा यही है, इन सब चीज़ों को एक एक पॉइंट को डिटेल में बताया हुआ है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, तो वहाँ अपन इनको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है, सच बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में बताया हुआ है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अभी तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट याद करनी है, ठीक है। तो देखिए
तो फर्स्ट के अंदर 3 पॉइंट है। पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कौन सी, वह इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा रिजर्व और सरप्लस, रिजर्व जो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वो आ जाएंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अब भी आप सिर्फ याद रखना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वैसे तो आगे पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता दूं कि क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी तो आ गई लेकिन शेयर अभी तक अलॉट नहीं किए, मतलब एप्लीकेशन मनी तो आ गई, अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल वगैरह नहीं हुए, यानी कि शेयर लोगों को अभी तक दिए ही नहीं है, तो वो कैपिटल नहीं बनेंगे, वो यहाँ आएंगे, ठीक है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद करना हो, वापस सुनना, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट, जिसका भुगतान 1 साल के बाद करना हो, साल भर के अंदर नहीं करना है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जिस लाइबिलिटी का पेमेंट करना होता है वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी कि गैर चालू दायित्व, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कौन क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो लंबे समय के लिए उधार लिया हो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आगे पढ़ेंगे, अदर लॉन्ग लाइबिलिटी आ जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आ जाएंगे आगे आपके, बस आपको अभी नाम याद रखने। फिर है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करना है, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर उसका पेमेंट करना, उस लाइबिलिटी को चुका देना है, ऐसी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी होती है। ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीने के बाद करना है, नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। तो करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म थी या शॉर्ट टर्म। यहाँ आएगा ट्रेड पेबल, इस ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। इस ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये हो गया आपका ट्रेड पेबल। अदर करंट लाइबिलिटी भी आएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आएंगे आगे। ये हो गया आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। अब हम एसेट साइड की बात करते हैं। एसेट्स में 2 साइड बताई थी, एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिससे अपन को पेमेंट मिलेगा, इस बार पैसा मिलेगा, क्योंकि एसेट है ना, लाइबिलिटी थोड़ी है जो पे करना पड़ेगा, एसेट्स की बात चल रही है। तो नॉन करंट एसेट्स वो है तो पैसा मिलेगा लेकिन 12 महीने के अंदर नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। और करंट एसेट्स कौन सी, ऐसी एसेट जिससे 12 महीने के भीतर भीतर पैसा मिल जाएगा। 12 महीने बोलो या 1 वर्ष बोलो, एक ही बात है, ओके। तो यहाँ देखिए एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, 2 एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है, ऐसी एसेट्स जो आपको लंबे समय तक पैसा कमा के देगी, जैसे फिक्स एसेट्स हो गई आपकी, लैंड बिल्डिंग वगैरह। ये फिक्स एसेट्स को फिर 2 पार्ट में बांटा, एक टेंजिबल एसेट्स, एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब दृश्य संपत्तियां, इनटेंजिबल का मतलब अदृश्य संपत्तियां। यानी कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर टोटल कितने पॉइंट है, A, B, C, D और E, ये डी, ठीक है, A B C D E पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स के अंदर A से लगाकर D E तक पॉइंट है, ठीक है, ये रहे आपके सामने। लेकिन पहला जो पॉइंट है फिक्स एसेट्स, उसके अंदर 4 पॉइंट है, तो याद करने आपको। फिर भी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स। एक बार नाम याद कर लीजिएगा, चैप्टर अगले के अंदर आपको सब कुछ समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट। फिर है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसी एसेट जिसका पेमेंट जो है हमें मिलेगा, इस बार पैसा जो है वो 1 साल के भीतर यानी कि 12 महीने के भीतर मिल जाएगा, वो होती है करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस BR, ठीक है। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो आपको पहले सुना ही होगा, एसेट साइड में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब नकद और नकद तुल्य, नकद और नकद जैसा। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स, और फिर हो जाएगी टोटल। ये थी आपकी बैलेंस शीट। वापस बता देता हूँ, बैलेंस शीट के 2 पार्ट है, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, वो जब खत्म हो जाएगी टोटल होगी, फिर कंटिन्यू में एसेट्स स्टार्ट होगी, ओके, फिर उसकी भी टोटल होगी। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स दोनों की टोटल सेम आनी चाहिए, बैलेंस शीट में ऐसा ही होता है, ठीक। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 पार्ट है। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा है करंट लायबिलिटी। फिर एसेट्स के अंदर 2 है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फिर लायबिलिटी जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें 4 पॉइंट बताए, उनके अंदर भी पॉइंट है। फर्स्ट जो पॉइंट था शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 पॉइंट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड पॉइंट के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है। थर्ड के अंदर 4 पॉइंट है, फोर्थ के अंदर भी 4 पॉइंट है, आप याद कर लेना। फिर फिफ्थ के फिर एसेट्स आ जाती है। एसेट्स के अंदर जो 2 पॉइंट है, फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स और सेकंड करंट एसेट्स, जो यहाँ दिखा हुआ है। अब जो नॉन करंट एसेट्स है उसके अंदर A B C D E
ई तक पॉइंट है, लेकिन फर्स्ट जो पॉइंट है फिक्स एसेट्स ए पॉइंट, उसके अंदर जो है 4 पॉइंट है। फिर बी सी डी ई के अंदर कोई पॉइंट नहीं है। फिर आता है आपका करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर ए से लगाकर एफ तक पॉइंट है, फिर इसकी टोटल हो जाएगी। तो ये बैलेंस शीट थी बेटा, आपको याद करना पड़ेगा। अगर यहाँ से दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी आरबीएससी की बुक के अंदर शुरुआत के अंदर ही 1 2 10 पेज आप पीछे करोगे आगे पीछे तो आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिल जाएगा शेड्यूल 3 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास बुक नहीं है बेटा तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने बुक को पूरा का पूरा बुक का जो है मटेरियल वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा, आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा की आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा एक और अभी अपडेट आया है कि 31 जुलाई तक स्कूलें बंद रहने वाली है, तो आपको हर हाल में ऑनलाइन पढ़ाई अभी करनी पड़ेगी। फालतू बैठ के अपने टाइम वेस्ट मत करना। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।